दुनिया में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा जिसने चंगेज खान का नाम न सुना। अलग अलग नजरिए हैं। कोई इसे दुर्दांत हत्यारा मानता है, ऐसा हत्यारा जिसने अपने दौर की दुनिया की आबादी का 10% से ज्यादा हिस्सा कत्ल कर डाला था। और कोई इसे ऐसे महान सम्राट के तौर पर देखता है कि जिसने आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। दोनों ही स्वरूपों में चंगेज खान का जो ये जलवा था, उसके पीछे जो वजहें थी उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह थी चंगेज के बड़े ही बेहतरीन आर्मी कमांडर्स। कुछ सर्वश्रेष्ठ आर्मी कमांडर जो उस साम्राज्य के निर्माता भी थे, संचालक भी और संरक्षक भी। और उन कमांडर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा नाम था, जिसे आज तक दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ आर्मी जनरल माना जाता है, वो था जेब का या जेबे का। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल असर पर। चंगेज जो था, तैमुजिन था, द ग्रेट खान चंगेज खान नहीं बना था। और मंगोलिया में जो मंगोल कबीलों का आपसी जंग थी, उसमें चंगेज खान उलझा हुआ था। चंगेज खान के एकीकृत मंगोलिया के सपने के बीच अगर कोई सबसे बड़ी बाधा बन के खड़ा था तो उस व्यक्ति का नाम था जमुका, चंगेज का बचपन का दोस्त। जमुका ने और चंगेज ने एक दूसरे के साथ कई जंगें लड़ी थी और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। युद्ध क्षेत्र में दोनों एक दूसरों की कमजोरियों से भी वाकिफ थे, दोनों एक दूसरे की चालाकियों से भी वाकिफ थे। ऐसे में मंगोलिया का जो निर्णय हुआ कि मंगोलिया किसकी सरपरस्ती में एकीकृत होगा, वो बड़ा ही प्रसिद्ध एक युद्ध रहा है, बैटल ऑफ 13 साइड्स, उसमें हुआ। और इस युद्ध में एक तरफ चंगेज खान और उसके करीब 65,000 फौज थी और एक तरफ तयांग खान, जमुका और कई और मंगोल सरदारों के साथ करीब 1.25 लाख फौज इकट्ठी थी। तो लगभग दोनों फौजों में दोगुने का फर्क था। लेकिन चंगेज चूंकि जानता था जमुका को जंग में मौका देने के बाद जीत की उम्मीद करना बेमानी था, और शायद इतिहास में जमुका से ज़्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी चंगेज को कभी कोई मिला नहीं, सामने आया नहीं। तो चंगेज ने पहले हमले का रास्ता, और जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, चंगेज ने 3 तरफ से एक साथ इस जंग में हमला बोला। लेफ्ट और राइट विंग जो जमुका की थी उस पर पीछे से, और सेंट्रल विंग पे सीधे सामने से। अपनी रिजर्व टुकड़ी के साथ चंगेज खान युद्ध का संचालन पीछे रह के कर रहा था। और ये हमला इतना तेज था कि इसने जो जमुका और तयांग खान की सेना थी उसके पैर उखाड़ दिए। जमुका बड़ा बेजोड़ लड़ाका था और उसने बड़ी जल्दी दोबारा अपनी ताकत को इकट्ठा किया युद्ध क्षेत्र में और सीधे चंगेज की सेना के उस हिस्से पर धावा किया जहां चंगेज खुद मौजूद। टारगेट जमुका का यही था, चंगेज को सीधे जाके मार देना या बंदी बना लेना और हमेशा के लिए इस मंगोलिया की लड़ाई को ख़त्म कर देना। लेकिन उस दिन विधाता को पूरी दुनिया का इतिहास बदलना था, दुनिया का भविष्य तय करना था, तो उसने कुछ और तय कर रखा। जमुका का ये हमला असफल हो। लेकिन इस बीच में जमुका की सेना के एक सैनिक ने एक कमाल किया। उसने भागते घोड़े की पीठ पर खड़े होकर चंगेज खान पे अपने धनुष से निशाना साधा। 17 साल का ये लड़का था और इसका निशाना काफ़ी डिस्टेंस से इतना सटीक था कि चंगेज खान के हेलमेट और कवच के बीच जो थोड़ा सा गैप गर्दन पे था, उसने वहाँ बड़ा सटीक निशाना लगाया। तीर सीधा जाके वहाँ घुसा और चंगेज खान अपने घोड़े से गिर पड़ा। लेकिन क्योंकि युद्ध पे पकड़ चंगेज खान की तब तक मजबूत हो चुकी थी, तो इससे परिणाम नहीं बदला। जमुका और उसके बहुत सारे साथी बंदी बना लिए गए। करीब 12,000 के करीब सैनिकों को चंगेज ने बंदी बना लिया, जिनमें जमुका भी था, और बाकी युद्ध में मारे गए या भाग गए, जिनमें तयांग खान भी था। अब चंगेज खान जख्मी था, जैसे तैसे उसके साथियों ने उसे संभाल तो लिया, और उसी जख्मी हालत में चंगेज खान ने जो बंदी बनाए सैनिक थे, उनके सामने ऐलान किया कि जिसने भी मुझ पे ये तीर चलाया है, अगर वो खुद से निकल के सामने आ जाएगा अपने पनिशमेंट के लिए, तो सिर्फ उसे कठिन मौत मिलेगी, बाकियों को आसान मौत दी जाएगी, और नहीं तो सबको। कठिन मौत का मतलब होता था मंगोलियन जो बैटल के तौर तरीके थे, उनमें जिंदा बड़े बड़े कढ़ाओं में उबाल के मारना, बड़े बड़े कढ़ाओं में पानी के साथ बंदे छोड़े और नीचे आग जला दी। ये कठिन मौत होती थी, इसे बड़ी बेइज्जती वाली मौत माना जाता था।
वहाँ के कल्चर में। ऐसे में वो 17 साल का लड़का खड़ा हो गया, जो बंधक सैनिक घुटनों पे थे उनमें से। चंगेज ने उसे आगे लाने के लिए कहा। चंगेज ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, बताओ तुम्हें क्या पनिशमेंट दी जाए। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि अगर ग्रेट खान मेहरबान हो तो मुझे एक इज्जत की मौत दे दे। और इज्जत की मौत का मंगोलियन मतलब होता था कि उसमें जो अपोनेंट होता था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती थी, एक बड़े मोटे लकड़ी के खंभे पर बांध के उस पर चोट करके रीढ़ की पीठ तोड़ दी जाती थी और उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये एक योद्धा की मौत मानी जाती थी। तो उस लड़के ने वो मांगी। टैग चंगेज ने हुक्म दिया और जो 12,000 बंधक थे वो कत्ल करवा दिए गए। जम्मू का भी उनमें से था, जिसे उसकी पीठ तोड़ के मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उस 17 साल के लड़के को चंगेज ने नहीं मारा। चंगेज ने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो क्या करोगे। उस लड़के ने जवाब दिया कि तो फिर ये जिंदगी आज से आपकी, इस पर मेरा कोई हक नहीं रहे। उस लड़के का नाम था जरगादाई और चंगेज ने उसे उसी दिन अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। उस दिन के बाद जरगादाई को एक नया नाम मिला, जेब। और इसका जो मंगोलियन स्क्रिप्ट है उसमें जेब का अर्थ होता है छोटा। छोटी कटकाठी का गठीले शरीर का लड़का था। और इस लड़के ने इतनी तेजी से चंगेज की फौज में अपनी जगह आगे बढ़ाई कि जो 17 साल का लड़का चंगेज का बॉडीगार्ड बना था और बहुत जल्दी चंगेज की सेना के मुख्य कमांडर में से एक बन गया। आगे चल के जब चंगेज का चीन पे अभियान हुआ, जिन डायनेस्टी के अगेंस्ट, ज़्यादातर युद्धों में सुबोताई के साथ में तो कमान संभाली वो इसी जेब, जरगादाई या जेब ने संभाली। बड़ा ही खूंखार योद्धा माना जाता था। युद्ध के इसने ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए कि दुश्मनों की रूह कांप जाती। कहते हैं जरगादाई सोता नहीं था, घोड़े की पीठ पे ही सोता था। उसने अगले 20 साल में 130 से ज़्यादा जंगें लड़ी, अलग अलग सैनिक से लेके और शीर्ष कमांडर के तौर पे, और अपने पूरे जीवन में कभी हारा नहीं। दुश्मन का कभी कोई हथियार उसे छू नहीं पाया और जिस जंग में भी उसने पैर रखा उसे फतेह किया। उसने चीन जीता चंगेज खान के लिए, उसने मध्य एशिया जीत के चंगेज खान को दिया। वो चंगेज खान की सेना का जो लेफ्ट विंग होता था, जब चंगेज खान खुद भी लीड करते थे तो लेफ्ट विंग जो होता था वो जो जरगादाई संभालता था। और इसी चंगेज खान की सेना की इसी टुकड़ी का आरंभिक हमले का काम होता था। मुख्य युद्ध लड़ने वाली टुकड़ी यही होती। जरगादाई अपनी जिंदगी की सिर्फ पहली जंग हारा था 17 साल के लड़के के तौर पर, जब से चंगेज ने बंधक बनाया और जीवन दान। फिर हार उसके आसपास नहीं। चंगेज उसे ऊपर वाले का कहर कहता था, जो कि उसके दुश्मनों के लिए ऊपर वाले ने उसे दिया है। 1224 में जब मंगोल सेनाओं ने यूरोप का रुख किया तो पूर्वी यूरोप के प्रवेश द्वार पर जॉर्जिया है, वहाँ एक युद्ध में तीर लगने से जरगादाई जख्मी हो गया। ये 1224 की बात। और जब वो मंगोलिया वापस लौट रहा था जख्मी हालत में, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो। उस समय जरगादाई की उम्र सिर्फ 37 साल थी। 37 साल की उम्र में जरगादाई ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन उससे पहले चंगेज को दुनिया फतेह करके कदमों में डाल भी दी। इस तरह से दुनिया के श्रेष्ठतम मिलिट्री कमांडर के जीवन का अंत हो। अब आप सोचिए, चंगेज खान को लगभग मौत के मुहाने पर पहुंचा देने वाले जरगादाई को चंगेज खान ने अगर उसी दिन मार दिया होता, चंगेज कर सकता था ऐसा, लेकिन ये था कि शायद इसके बाद आगे की कई लड़ाइयों में मंगोल हारे होते, उन्हें इतना श्रेष्ठतम कमांडर मिलता नहीं। चंगेज ने उस हीरो को पहचानने में कोई गलती नहीं। राजनीति और युद्ध का बस यही नियम है। यहाँ जो दाव लगाया जाता है वो प्रिय घोड़े पर नहीं लगाया, अपने पालतू घोड़े पर नहीं लगाया जाता जो बचपन से आपके यहाँ पला है बढ़ा है। दाव जीतने वाले घोड़े पर लगाया जाता है। यही राजनीति का पहला और आखिरी नियम है, और युद्ध का भी। और इस नियम को फॉलो करने के बाद ही महान साम्राज्य खड़े हो पाते। कोई चंगेज महान साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता है अगर उसके साथ में जरगादाई और जेब जैसे कमांडर नहीं होंगे। अगर उन्हें 17 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर आगे की उम्मीद रखना बेईमानी है। अगर वर्तमान की बात करें, अजीत डोभाल साहब कभी राजीव गांधी के बेहद खास अफसर हुआ, गांधी परिवार के खास अफसरों में गिने जाते थे। जब वो उत्तर पूर्व की समस्याओं को देख रहे थे
उस दौर में वो सीधे राजीव गांधी को रिपोर्ट करते थे। एस जयशंकर साहब जो आज दुनिया भर में श्रेष्ठ विदेश मंत्री के तौर पर गिने जा रहे हैं, ये भी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं। और मैं ऐसे तमाम नाम गिना सकता हूँ, गैर राजनीतिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, जो दूसरे खेमे से आए हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में जिनका योगदान बहुत बड़ा है। तमिलनाडु में अगर हमारा कुछ उभार अब होना शुरू हुआ है तो उसकी वजह ये AIADMK से आए नेता हैं। तेलंगाना में अगर आज आप एक अच्छी स्थिति पे हो तो BRS से आए नेताओं के चलते हो। उड़ीसा में जो आपको शानदार जीत मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस और BJD से आए नेताओं का है। तो जो पश्चिम और हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने तमाम जो दूसरे खेमे के योद्धा थे, तो यह सच्चाई है कि जो दूसरे खेमों से आए हुए नेता थे उन्होंने भगवा खेमे को राष्ट्रव्यापी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो बात बात पे जो हड़प्पा कालीन भाजपाई रोना शुरू कर देते हैं, कह रहे कि साहब पार्टी के जो पुराने लोग थे उन्हें तो भुला दिया गया। भैया पुराने लोगों की हैसियत बहुमत की नहीं थी, विपक्ष में बैठ के कांग्रेस की नीतियों पे छाती पीटने की, एक सत्ताधारी दल बनने में, एक विजेता के तौर पे खड़े होने में, अपने सपनों का राष्ट्र जिससे कि निर्माण हो सके, इसके लिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता में आने के लिए अगर आपको दुश्मन खेमे से अच्छे योद्धा मिलते हैं तो आपको बिना हिचक उन्हें लेना ही होगा और पूरे सम्मान सहित लेना होगा। पता नहीं उनमें से कौन सा जरगेदाई जैसा बेहतरीन कमांडर हो जो कल को आपको हिंदुस्तान फतेह करके दे दे। और दुनिया भर में विस्तार का यही एक स्वरूप है। दुनिया के जितने महान साम्राज्य खड़े हुए इसी तरह हुए। कहते हैं ना, इतिहास से सीखना चाहिए। रोमन साम्राज्य का ज़्यादातर कमांडर जो थे वो विवाह नहीं करते थे, उनकी अपनी संतानें नहीं होती थी, जबकि युद्ध में जो हारे हुए लोग होते थे उनसे उनके यहाँ से जो गुलाम के तौर पर बच्चे पकड़ लाते थे, उन्हें पालते थे, शिक्षित करते थे और आर्मी कमांडर बना के खड़ा करते थे और आगे चल के इसी प्रक्रिया को दोहराते थे। और ये सिस्टम उनका कामयाब रहा, और थोड़ा बहुत नहीं बड़े लंबे दौर तक कामयाब रहा। दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक रोमन साम्राज्य रहा। अब आपको यूपी में अगर जो पारंपरिक तौर से सपा या बसपा का वोट रहा है, आप चाहते तो हो कि वो आपके पास आ जाए, लेकिन अगर वो आपके पास आएगा तो उनसे पहले आपको उनके लीडर्स को भी पकड़ना पड़ेगा। कुछ लीडर आपके पास सपा से भी आएंगे, कुछ बसपा से भी आएंगे, और वो लीडर आएंगे तो अपने साथ वोट लेके भी आएंगे। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। और अगर आपको ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है तो चड्डा पहन के सीटी पे पीटी करते हुए विचारों के अचार के साथ पराठे चबाइए, और जो दूसरी सरकारों की बनाई हुई नीतियां हैं, लेफ्ट फ्रंट की, वामपंथियों की और आपकी कांग्रेसियों की, उनको लेके छाती पीटते रहिए कि देखो साहब राष्ट्र तो गड्ढे में जा रहा है। अब राष्ट्र गड्ढे में जा रहा है, उस गड्ढे से राष्ट्र को निकालने का जिम्मा अगर आप उठाना है आपको, तो उसका एक ही तरीका है कि आपको हर हाल में सत्ता में रहना होगा। सत्ता देश को गड्ढे में जाने से बचाने की एकमात्र चाबी है। विपक्ष में बैठ के छाती पीटने से और रोने से देश गड्ढे में जाने से नहीं बचेगा। आप उस गड्ढे में जाने का सिर्फ शोक व्यक्त कर सकते हो, और वही बड़ा भोंडा लगेगा करना। सिर्फ रोने वाली रोदालियाँ कहीं जाती हैं, और लगभग हैसियत आपकी वही रही है 70 साल की राजनीति में। बंदूकों के युग में लाठी भांज योद्धा बनने वाले लोग, बेहतर होगा कि नेपथ्य में रह के वही वैचारिकता पर चर्चा करते रहें। जमीन पे जो सहयोग कर सकते हैं करें। सत्ता की चाबी या सत्ता का रिमोट अपने पास रखने का सपना ना ही देखें तो बेहतर है। मेरी बात पर विचार करें, विमर्श करें, और मैं नहीं कहता हूं कि जो मैंने कह दिया वो मान लीजिए, लेकिन हाँ एक चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा हो, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ उसके, लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि नहीं साहब हम तो बड़े पुरातन हैं, पुश्तैनी हैं। तो अभी वर्तमान में उठा के देख लीजिए, अच्छा काम करने वाले लोग वर्तमान सरकार में भी हैं, उनमें से इन पुरातन पंथियों में से उंगली पे गिनने लायक है। ज़्यादातर लोग वही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिनका या तो गैर राजनीतिक वर्ग से हैं या दूसरे दलों से आए हुए हैं। तो ताकत लोगों को जोड़ के बढ़ती है, लोगों को तोड़ के, लोगों को भगा के, लोगों को गरिया के नहीं बढ़ती। और राइट विंग का तरीका कुछ कुछ यही है, दुत्कार के भगा के अपने विचारों का एक छोटा सा झुंड बना लो, 4 सीटें जीत जाओ, और उसके बाद बैठ के रो के देखो देश तो कांग्रेस बर्बाद कर रही है, तो आपको हक नहीं रह जाता रोने का। करिए चर्चा जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सलाह, अपने विचार साझा करें।
तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय।